जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं? लॉकडाउन के फायदे पढ़कर बढ़िया से उठा रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप सब भी जो है लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे पढ़ाई में। आज डेली हम जो करंट की चर्चा करते हैं उसकी कड़ी में आज भी चर्चा कर रहे हैं। 16 मई की करंट अफेयर्स है। हम सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय समाचार देखते हैं, फिर राज्य समाचार देखते हैं, नियुक्तियां देखते हैं, निधन देखते हैं। इस क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, मिशन एसडीएम विद गोपी राम के पेज पर देख रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है सक्सेस स्टोरी के नाम से। आप जब जाएंगे सक्सेस स्टोरी सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिलेगा। इस तरह का लोगो बना हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब पर आपको जीएस भी मिलता है। डेली करंट के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं भी मिलती हैं। और उसके बाद जो है जीएस के कुछ विशेष टॉपिक पर भी चर्चा होती है यूट्यूब चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपका स्वागत ही है। फेसबुक पेज पर आपको करंट मिलता रहेगा डेली। आइए शुरू करते हैं समय को जो है देखते हुए। राष्ट्रीय समाचार सबसे पहले देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज ऐलान किया। लॉकडाउन 4 में ये होंगे नए नियम। तो प्रधानमंत्री ने अपने लाइव संबोधन में 2 दिन पहले ही कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और उन्होंने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाज, इन 4 L की बात की है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाज, इस पर जो है उन्होंने जोर दिया है। यह पैकेज क्या होगा कि किसानों और मछुआरों को, मजदूर, प्रवासी जो है उनको, उद्योगों को राहत देने के लिए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत में चाह और राह भी है। तो और इस संकल्प शक्ति से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों की ध्यान देने की जानकारी दी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो चर्चा का सबसे इस पॉइंट टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो यही है कि 5 स्तंभ कौन से हैं। प्रश्न में यही पूछ लेगा कि हाँ, निम्न में से कौन सा स्तंभ की चर्चा नहीं हुई है। तो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें कि एक ऐसी इकोनॉमी की बात की है जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाए। और दूसरी बात जो स्तंभ है वो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरी जो है व्यवस्था की बात की है कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली तकनीक पर आधारित व्यवस्था हो। और चौथी जो बात उन्होंने की है स्तंभ की, वो डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी ये है। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत बड़ा ये मौका भी है। अगर कायदे से सिस्टम काम करे तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और पांचवा स्तंभ जो है मांग है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मांग और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होना चाहिए। तो ये 5 स्तंभ आपको विशेष रूप से याद करना है। तो हमने यूट्यूब चैनल बता ही दिया कि ये यूट्यूब चैनल है। ये आपका लोगो इस तरह से मिल जाएगा। ये देखिए, ये सक्सेस स्टोरी ये ऐसे ही मिलेगा आपको। तो यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। अच्छा लगेगा आपको भी पढ़कर, हमको भी आप लोगों के बीच अपनी जानकारियाँ साझा करके। दूसरा करंट पॉइंट है, राष्ट्रीय समाचार है। भारत वित्त मंत्री ने जो है आर्थिक पैकेज की जानकारी भी दे दी है कि कोविड-19 महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज से संबंधित जानकारियां साझा की। और इस जो 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा है उसका मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य समाचारों में देखते हैं कि करंट के कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान हुआ अनिवार्य। तो कौन सा शहर है जहां पर होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है? तो अहमदाबाद आपका वो हो जाएगा। अहमदाबाद में गुजरात सरकार ने सभी होम डिलीवरी जो भी होंगे उनके लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह करेंसी के नोटों से कोविड-19 फैलने की आशंका थी, इसलिए जो है अहमदाबाद में ये जो है कदम उठाया गया है
कैश ऑन डिलीवरी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि कैश ऑन डिलीवरी, तो वो विकल्प ही नहीं होगा। तो जब विकल्प ही नहीं होगा तो ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब इससे संबंधित और कुछ जानकारियां ले ले तो गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। दोनों नाम आपको याद रखना है कि सीएम वर्तमान में गुजरात के विजय रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के सोहरखाई खौबर पेंटिंग और तेलंगाना के तौलिया रुमाल को मिला जीआई टैग। तो दोनों की आपको याद रखना है कि झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को और तेलंगाना के तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। ये सोहराई खोबर पेंटिंग और ये तेलंगाना की तेलिया रुमाल जो है, इस दोनों को जीआई टैग मिल गया है। अब इससे क्या होगा कि वहाँ के जो ग्रामीण उद्योग होंगे या ये सोहराई खोबर पेंटिंग का जो उद्योग होगा वो वैश्विक लेवल पर काफ़ी तेजी से विकसित होगा। और इससे जो समाचार से संबंधित परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड की हैं। तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग, ये आपको याद ही कर लेना है कि झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को और तेलंगाना के तेलिया को जो है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदरराजन है। पुरस्कार पे हम आ गए हैं। पुरस्कार 16 मई के महत्वपूर्ण करंटों में पुरस्कार की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सानिया मिर्जा बनी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जो जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है, सानिया मिर्जा। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला बन गई हैं। और ओशनिया जोन के लिए ये भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं सानिया मिर्जा। एशिया और ओशनिया, ओशनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया रीजन जो है वो ओशनिया कहलाता है। उसके लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिंसिका मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार इन्होंने अपना नाम किया है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लंदन यूनाइटेड है। अब याद कर लीजिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के, डेविड हैगर्टी हैं। दोनों इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मुख्यालय का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। और टेनिस महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो डेविड हैगर्टी है। और सानिया मिर्जा ने जो है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एक और पुरस्कार है वर्ष 2020 का ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स का ऐलान हुआ है हाल ही में। तो इसमें जो है दुनिया भर के 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों को अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो विजेताओं की ये लिस्ट है। जो है हम मेन रूप से भारत के ही विजेता की याद रखेंगे क्योंकि यही पूछा जाने वाला है। तो सिद्धार्थ वर्धराजन जो है भारत के विजेता हैं इस ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड का। या अवार्ड का नाम याद रखना है कि ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 का किसको मिला, भारत के किस पत्रकार को मिला है, सिद्धार्थ वर्धराजन को। तो अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। लिंक आपको ऊपर ये जो लिंक दिया गया है आप इस पर टच करके सीधे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं। नियुक्तियों की बात करें तो मनोज आहूजा होंगे CBSE के नए अध्यक्ष। CBSE के जो नए अध्यक्ष कौन है, ये मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। अब इनको नया CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान किसका लिया है, अनीता करवाल। अनीता करवाल की स्थान पर मनोज आहूजा अब CBSE के नए अध्यक्ष होंगे। तो CBSE के मुख्यालय की बात कर लें तो नई दिल्ली में CBSE का मुख्यालय है।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट कई बार रेलवे में पूछा गया है कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई है, तो 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म है सीबीएसई का। बैठक एवं सम्मेलन पर हम चर्चा करें तो बैठक और सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो किसने किया? जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है, ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने जनजातीय आजीविका एवं सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दिल्ली और केंद्र शासित राज्यों से आयोजित किया गया और 20 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री और वन राज्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। तो किस जो है, दो चीजें यहाँ से निकल करके आई। एक तो अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो है जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। जो और महत्वपूर्ण बैठक है टीडीबी और सीईआई। टीडीबी क्या है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म है टीडीबी, और सीआई को हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, उसी को सीआई कहा जाता है और भारत में काफ़ी अहम रोल इसको दिया गया है। दोनों ने मिलकर एक संयुक्त रूप से डिजिटल सम्मेलन री स्टार्ट का आयोजन किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि री स्टार्ट का आयोजन किन दो संघों ने मिलकर के किया है, तो टीडीबी और सीईआई। टीडीबी क्या है? ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, और सीआईआई की बात करें तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री कहते हैं। इन्होंने री स्टार्ट नामक का एक सम्मेलन आयोजित किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया, और इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया है, ये आपको याद रखना है। एसोचैम ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की भारत वो किन दिन दोषों के बीच, यही प्रश्न बनेगा कि एसोचैम ने किन दिन दोषों के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया, तो भारत और बांग्लादेश। एसोचैम क्या है कि ये एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है, और इसके द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वरिष्ठ मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बबलू दास ने भाग लिया है। और इसी क्रम में देख लेते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है, ये चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। अगला खेल समाचार से संबंधित करंट अफेयर्स है, और पहला जो समाचार है वो क्या है कि भारत में होने वाला जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 में होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो विश्व कप 2021 कहाँ होने वाला था? भारत में होने वाला था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, और इसको स्थगित किया गया है। क्यों स्थगित किया गया है? कोरोना वायरस महामारी के दौर लिए कारण ये इसको स्थगित किया गया है। यह 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक भारत के बीच में आयोजित होने वाला था। तो फीफा के अध्यक्ष की बात करें तो गियानी इन्फेंटिनो जो फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा ये फुटबॉल का जो है सबसे बड़ा संगठन है, फुटबॉल खेल इस यही आयोजित करता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है इसके अध्यक्ष। और मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है फीफा का, याद रखिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण खेल से संबंधित सूचना है, ये चीन ने FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप को जीत लिया है। तो की टीम द्वारा चीन ने अमेरिका के खिलाफ यह खेल जीता। FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप संस्करण में जीत दर्ज की। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला दो से ड्रा के पर समाप्त हुआ, लेकिन राउंड रोबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया है। इस टूर्नामेंट में भारत की बात करें तो भारत इस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहा।
fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप। अब देखेंगे कि इस तरह के काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है कि fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप की जो प्रतियोगिता है उस चीन ने जीता और भारत 5वें स्थान पर रहा। तो ये तीसरा जो महत्वपूर्ण है, फ्रेंच साइक्लिस्ट रिमी डी ग्रेगियो पर यूसीआई ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये साइक्लिस्ट थे रिमी डी ग्रेगियो, इन पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन जो साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाता है उस पर ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का इन्होंने सेवन कर लिया था, इसलिए 4 साल का इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रिमी डी ग्रेगियो पर। तो प्रश्न यही बनेगा कि किस साइक्लिस्ट पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग के मामले में, तो रिमी डी ग्रेगियो है। इनको बूस्टिंग हार्मोन लेने का पॉजिटिव पाया गया और इसलिए जो है इनको 4 साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब लास्ट टॉपिक है निधन की, कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। जाने माने टीवी कलाकार शफीक अंसारी का निधन। शफीक अंसारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनको क्राइम पेट्रोल में देखा गया है। क्राइम पेट्रोल में काफ़ी एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें अपनी काफ़ी इनके इनको देखने को मिलता है, कई एपिसोड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2008 में इनको सीनेटा से पुरस्कारित भी किया गया था, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के पुरस्कार से। अभिनेता होने के अलावा ये पटकथा लेखक भी थे। जो बागबान फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की, इन्हीं के द्वारा उसकी पटकथा लिखी गई थी, शफीक अंसारी की। इनका निधन हो गया है। पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का भी निधन हो गया है। ये 1989 में हैदराबाद पुरुष सिंगल फाइनल में श्री राम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे और एशियाई चैंपियनशिप में भी इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एक और शख्स है, प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन हो गया है। ये कॉमेडियन थे और इन्होंने जो है पिता अपनी अहम भूमिका में माना जाता है कि इनको 1997 में एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया था। द किंग ऑफ क्वींस में आर्थर स्पूनर की भी भूमिका इनको शामिल किया गया था। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया था। तो इनका निधन हो गया। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो इसको अधिकतम शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमेशा ये वीडियोज मिलते रहे नए नए। धन्यवाद।